नमस्कार, रात 10 बजे में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात सूरजपुर में तीसरे दिन भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा यात्रा की। प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर निकलने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व कहती है कि प्रदेश में कोई चेहरा नहीं है, जबकि रमन सिंह खुद को छोटा चेहरा बताने में जुटे हैं। जब पुरंदेश्वरी जी ने कहा कि यहाँ कोई चेहरा नहीं होगा, तो फिर रमन सिंह जी ने कहा मेरा भी छोटा चेहरा है। ये दोनों नेताओं के जो बयान हैं वो बिल्कुल विरोधाभास है। रमन सिंह छोटा चेहरा ही सही, लेकिन वो अपना दावा छोड़ नहीं रहे हैं और जो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का वो कहते हैं कि कोई चेहरा नहीं होगा। भाजपा प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी अपने 2 दिनों के छत्तीसगढ़ दौरे में 5 संभाग के पदाधिकारियों की बैठक ली। आज उन्होंने युवा, महिला, ST/SC और अन्य मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों की बैठक ली। वहीं खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर भी डी पुरंदेश्वरी ने मंडल प्रभारियों से रिपोर्ट भी मांगी। इन सभी बैठकों के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन बहुत मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई है। हमने सभी बूथों में बेहतर काम करने के निर्देश अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को दिए हैं। हमारे कार्यकर्ता राज्य सरकार के खिलाफ जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करेंगे। धरना प्रदर्शन को लेकर राज्य सरकार काला कानून लाई है, जिसके खिलाफ 16 मई को जेल भरो आंदोलन होगा। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं का फायदा राज्य की जनता को नहीं मिल रहा है। संगठन को मजबूत करने के लिए एक कार्य विस्तारक योजना का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे विस्तारक बूथों में जाएंगे और बूथ की कमेटियों से लेकर मंडल की कमेटी, जिले की कमेटी, इन सभी पर ध्यान देते हुए इसको मजबूत करते हुए कि यहाँ के प्रदेश के सरकार जो है उनके असफलताएं को उठाकर हम कैसे लोगों के पास जाना, इन सभी विषयों पर भी आज चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। सीएम ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया। अब जो लड़की 12वीं पास कर कॉलेज में जाएगी तो 25,000 रुपए अलग से छात्रा को दिए जाएंगे। यह राशि 2 किस्तों में मिलेगी। एडमिशन लेने पर 12,500 और पढ़ाई करने पर दूसरी किस्त मिलेगी। इसके अलावा पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर बनने में प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ी तो उसकी फीस भी सरकार भरेगी। सीएम शिवराज ने कहा कि ऐसी पंचायत जहां एक भी बाल विवाह नहीं होगा, लाडलियों का स्कूल में 100% प्रवेश होगा, सभी उपकरण होगा, कोई लाडली कुपोषित नहीं होगी, कहीं भी बाल का अपराध नहीं होगा, ऐसी पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत घोषित किया जाएगा। सारी दुनिया सुन ले, बेटियों का मामा ये कह रहा है कि उनकी पढ़ाई की पूरी फीस मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ऐप हमने बनाया है, लाडली ऐप, ई-संवाद लाडली ऐप। तो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस ऐप के माध्यम से मामा से बात कर पाओगी, संवाद कर पाओगी। भोपाल में प्रदेश स्तरीय रोजगार संसद का आयोजन किया गया, जिसमें 113 से अधिक गैर राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। साथ ही प्रदेश समेत देश में लगातार बढ़ती बेरोजगारी की समस्या पर विचार मंथन किया। मंच से तमाम प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय रोजगार नीति की मांग के साथ प्रावधानों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा केंद्र सरकार से बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। बैठक में फैसला हुआ कि दिल्ली में आगामी 16 मई को राष्ट्रीय रोजगार संसद का भी आयोजन होगा। इसके अलावा प्रदेश में तत्काल बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग के साथ जिला और ब्लॉक स्तर पर गैर राजनीतिक आंदोलन भी किए जाएंगे। जितनी भी देश भर में वैकेंसीज खाली है उसको परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं। साथ में हम लोग मांग कर रहे हैं राष्ट्र में एक रोजगार नीति हो, जिससे हर किसी व्यक्ति को रोजगार की गारंटी हो। अगर सरकार गारंटी अगर रोजगार नहीं देती है तो हर व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में एक बार फिर बैंकों के निजीकरण के विरोध में आंदोलन का आगाज होने जा रहा। भोपाल में बैंक कर्मचारी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी। उनका कहना है कि लोकसभा सत्र में बैंकों के निजीकरण के लिए केंद्र सरकार ने प्रावधानों और नियम लाने की पूरी तैयारी कर ली है। बैंकिंग संगठनों का आरोप है कि सरकार बैंकों में करीब 125 करोड़ रुपए की जमा राशि का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रही और अरबों के ऋण चोरी मामले में भी चुप्पी साधे हुए। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि यदि बैंक निजीकरण से संबंधित लोकसभा में कानून लाए
बढ़ाया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो अभी बहुत बड़े दुविधा में है और ऐसे वक्त पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करना ये आम आदमी के खिलाफ किया हुआ षड्यंत्र है और इसके खिलाफ ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन द्वारा बहुत बड़ा आंदोलन इसके पहले किया गया और आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। बैंकों में जमा धन का उपयोग देश के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं में होना चाहिए, ना कि कॉरपोरेट लूट के लिए। और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने तय कर रखा है कि चाहे हमको कितनी बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना क्यों ना पड़े, हम बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण यूक्रेन से भारत वापस लौटे छात्रों को अब अधूरी पढ़ाई पूरी करने की चिंता सता रही। बीते 2 महीनों से उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं आया, इसलिए एमबीबीएस छात्रों और परिजनों ने रायपुर में एक बैठक की। उनकी मांग है कि आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाए। छात्रों ने बताया कि मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाकर ऐसा हो सकता है। छात्रों की मांग है कि जब तक प्रवेश नहीं मिल जाता तब तक अस्थायी रूप से क्लिनिकल प्रैक्टिस का अवसर दिया जाए। बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान 207 एमबीबीएस छात्र छत्तीसगढ़ वापस आए हैं। यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ताकि हमारा गैप ना हो। हमें यहाँ पे इंडिया में जितने बहुत ही कम बच्चे हैं, मात्र 12 से 13 हज़ार बच्चे हैं एमबीबीएस के 1 to 4th ईयर में जिन्हें अकोमोडेट करना है। तो अगर हर कॉलेज में 2 से 3 सीट भी बढ़ा दी जाए पूरे नेशन में तो बहुत ही ईजिली ये काम हो सकता है और बहुत सारे स्टेट्स ने इसके लिए गुहार भी लगाई है। हम लोग को सीट मिली क्योंकि हमारा बहुत टाइम वेस्ट वैसे ही हो चुका है। बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग का फ्यूचर बन सके इंडिया में। हम इंडिया को ही सर्व करना चाहते हैं एटलास्ट, तो एटलास्ट हम लोग को यहीं सीट्स मिल के हम लोग यहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें और अच्छे डॉक्टर बन सकें। बाल सिचुएशन में ऐसी घटना पहले भी देश में हुई है और बच्चे को की गई है और वो बच्चे हमने कोई नौकरी के लिए नहीं मांग रहे। वी आर जस्ट आस्किंग फॉर इंट्रेंस कि हमको एडमिशन दिया जाए और अगर हम बच्चे हमारे फेल हो जाएं आप निकाल दीजिए। एमपी में भीषण गर्मी बढ़ने के साथ ही जल संकट की समस्या गहराती जा रही। IBC 24 की पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि प्रदेश में 6000 तालाब का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है। मामला पर्यावरण मंत्रालय के तहत आने वाले वेटलैंड अथॉरिटी का है। अथॉरिटी ने प्रदेश के तालाबों के वर्तमान आकार और साल दर साल वास्तविक स्थिति के लिए सैटेलाइट रिपोर्ट का सहारा लिया। इसमें 6000 ऐसे तालाबों को चिन्हित किया गया जिनका अस्तित्व बीते 15 से 25 सालों में मिट गया। पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि इन तालाबों को सूचीबद्ध किया गया है, साथ ही चरणबद्ध तरीके से इन तालाबों को अस्तित्व में लाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई है। वेटलैंड सुरक्षित करना ये हमारी जवाबदारी बनती है और जो चिन्हित किए गए हैं उसमें जो 6000 हैं पर उसमें अभी हम लगातार 100 पहले 100 करके उनको अपग्रेड करेंगे। उसमें जो काम करना वो करेंगे। तालाब होने से सिर्फ वो एक व्यक्ति को फायदा नहीं था, पूरा अंचल हरा भरा होता है। और ये इस तरह का इन्होंने जो ये बहुत बड़ी कमजोरी देखने में आई है कि इन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं करा और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को ये बोलना चाहेंगे हम, आप तत्काल इस पर कार्रवाई करो, क्योंकि अगर पानी नहीं रहेगा तो यहाँ पर जबरदस्त आंदोलन होने वाले हैं। रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से गरीब मध्यम वर्ग के घरों के बजट पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। घरेलू महिलाओं का कहना है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो बांट दिए, लेकिन सिलेंडर के बढ़ते दाम की वजह से फिर से चूल्हा जलाना पड़ रहा। महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया, मगर इसी तेजी से महंगाई यहां पर अगर बढ़ती गई तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। सिलेंडर के रेट बढ़ेले हमारे घर के बजट बिगड़ गए, फिर से हम वाला चूल्हा जलाए लगे। वक्त ले गैस की के करी इसलिए हान आए तो 11-12 भरौनी हो गए तो कौन पूर्ति कर सकी, ओकरे नाम से फिर चूल्हा जलावा था। राजधानी रायपुर में अवैध हथियार तस्कर सक्रिय हो गए हैं। इसकी बानगी पिछले दिनों रामसागर पारा इलाके में हुए गोलीकांड में गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में हुई है। देखिए खास रिपोर्ट। गिरफ्तार आरोपी लल्ला उर्फ राहुल मोगरे ने पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए, लेकिन पुलिस आरोपियों के फरार होने की आशंका के चलते तस्करों के नाम का खुलासा नहीं कर रही है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी लल्ला ने राजनांदगांव निवासी एक बड़े हथियार तस्कर से पिस्टल और 8 राउंड गोली खरीदना बताया है।
हालांकि पुलिस ने आरोपी लल्ला के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त कर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया है। रायपुर पुलिस इसमें सक्रिय है और हमारे मुखबिर भी इसमें लगाए हुए हैं। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम भी अपनी मुखबिर लगाई रहती है, थानों के मुखबिर भी लगे रहते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे हथियार इस तरह से बरामद भी किए गए हैं और चाहे वो फायर आर्म्स हो या अन्य तरह के हों, और उसमें हम आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करते हैं और आरोपियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई करते हैं। जनवरी 2022 से अब तक शहर के करीब 5 थाने खमतराई, गुड़ियारी, आजाद नगर, डीडी नगर और राजेंद्र नगर समेत मंदिर हसौद में 10 से ज्यादा अवैध हथियार पुलिस बरामद कर चुकी है। पुलिस ऐसे आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर इतिश्री कर लेती है। गिरफ्तार आरोपी लल्ला की सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोगों की तस्वीरें शेयर की गई हैं जो रायपुर समेत अलग अलग जिलों में अवैध हथियारों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि पुलिस को रामसागर पारा में हुए गोलीकांड की कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुख्ता सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आई है कि शहर में चल रहे जुए, सट्टे के अवैध कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई के चलते ये गोलीकांड हुआ है। कि पूछताछ में जो इनके द्वारा बताया जाता है कि अलग अलग स्थानों से लाते हैं, कभी यूपी से, कभी बिहार से, कभी मध्य प्रदेश के किसी ज़िले से, इस तरीके से अलग अलग स्थानों से लाए जाते हैं। उसकी भी तस्दीक हमारे द्वारा की जाती है और उसमें भी हमारी टीमें पतासाजी में लगी रहती हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी रायपुर समेत राज्य में सक्रिय अवैध हथियार तस्कर यूपी के जौनपुर समेत बिहार के मुंगेर और एमपी के मालवा अंचल से हथियार लाकर गुंडे बदमाशों को सप्लाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस रामसागर पारा इलाके में हुए गोलीकांड के शिकायतकर्ता की तलाश में जुटी है, लेकिन इस मामले के सीसीटीवी में दिख रहे कई संदेही के शहर से फरार होने की भी खबर है। राज्य बनने के बाद राजधानी रायपुर में कई बड़े गैंगवार हुए जिनमें अवैध हथियार बरामद किए गए। इससे साफ जाहिर है कि राजधानी रायपुर में अवैध हथियारों के तस्कर जो हैं वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। यदि पुलिस ने समय रहते इस ओर जल्द ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर पे एक बड़े गैंगवार की आशंका नजर आती है। कैमरामैन मुकेश दरियाब के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। बड़तिया के बलरामपुर में पुलिस की टीम ने 2 कोयला तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से एक पिकअप गाड़ी में अवैध कोयला जब्त किया। एक आरोपी सरगुजा जिले के धौरपुर का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी एक कथित पत्रकार है। कार्रवाई के दौरान तस्करों ने पिकअप गाड़ी से थाना प्रभारी को कुचलने की कोशिश भी की। दरअसल बलरामपुर और सूरजपुर जिले की सीमा पर 3 कोयला खदान से लगातार पुलिस को कोयले की तस्करी की सूचना मिल रही थी। देर रात पुलिस की टीम गश्त पर निकली थी और उसी दौरान पिकअप गाड़ी को पकड़ा गया। पुलिस के ऊपर उन्होंने एकदम स्पीड से चलाया, जिससे पुलिस अपना जान बचा के कूद के भागा है। हमने बरियों को सूचना दिया तो उन्होंने ITI के पास में पूरा रोड जाम कर दिया और वहाँ पर हमने उसको रोका और रोक करके पकड़ा। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे। उनसे अपना नाम पूछे तो एक सचिन यादव जो कि धौरपुर का निवासी था और विकास यादव जो यहाँ पे नरसिंहपुर है उसका निवासी था। दोनों के पास संयुक्त कब्जे से उनके कोयला जब्त किया गया। देखते हैं बिग न्यूज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को आगरा में ताजमहल के अंदर 20 कब्रें खोलने के निर्देश देने की मांग की गई है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि वहां हिंदू मूर्तियां और शिलालेख हैं या नहीं। ये याचिका भाजपा के अयोध्या जिले के मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह की तरफ से दाखिल की गई है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से 5 वादी में एक वादी राखी सिंह कल अपना केस वापस लेंगे। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि बाकी 4 वादी अपने रुख पर तटस्थ हैं, वे केस चलाएंगे। फिलहाल हिंदू पक्ष के वकील और अन्य पदाधिकारी बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की शांति और भाईचारे को भंग करने की कोशिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीएम ऑफिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के टैग करते हुए आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा रविवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। वे हाथ में हनुमान चालीसा लेकर अस्पताल से बाहर निकली। नवनीत ने सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि मैं किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने को तैयार हूं। अगर उनमें हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। बढ़ते आगे कुछ खबरों को विस्तार से देखेंगे। भिलाई स्टील प्लांट अपने प्रोडक्शन टारगेट में पिछड़ रहा है और इसकी मुख्य वजह आयरन और राजहरा माइंस में अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर की मात्रा लगभग
खत्म हो चुकी है। आयरन ओर में सिलिका ज्यादा मिल रहा है। इस बीच दल्ली राजहरा में भी दुल्की ब्लॉक की माइनिंग शुरू की गई है। यहां लगभग 4 मिलियन टन लौह अयस्क होने की संभावना है। बीएसपी में फिलहाल 8 में से 5 ब्लास्ट फर्नेस काम कर रहे हैं, जिनमें से ब्लास्ट फर्नेस 2 और 3 को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। वहीं ब्लास्ट फर्नेस 7 कुछ महीनों से रिपेयर पर है, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में इस समय महामाया ब्लास्ट फर्नेस नंबर 8 से सबसे ज्यादा उत्पादन लिया जा रहा। इन सभी फर्नेस में हर दिन 16,000 टन हॉट मेटल का उत्पादन किया जाता था, जिसे घटाकर 14,000 टन कर दिया गया। संयंत्र में हर दिन 2,000 टन हॉट मेटल का काम किया जा रहा। इस तरह बीएसपी में हर महीने 60,000 टन हॉट मेटल का उत्पादन कम हो गया है। प्रबंधन लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द हमारा राव घाट चालू हो जाए, जिससे कि हमको अधिक आयरन की मात्रा वाला आयरन मोल मिले, जिससे कि हम इसी संयंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके अपने उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इतने लंबे समय के इस खनन के पश्चात अभी वहाँ लौह अयस्क की क्वालिटी गिर गई है, जिस वजह से जो है भिलाई इस्पात संयंत्र को दल्ली राजहरा आयरन कॉम्प्लेक्स में ही दुल्की जैसे अन्य छोटे मोटे ब्लॉक को शुरू करना पड़ा है। डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में कृषि सभापति महेश सेन को आज डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर लेकर न्यायालय में पेश किया। आपको बता दें कि महेश सेन के खिलाफ एक के बाद एक एफआईआर का दौर चल रहा है। आरोप लगाया गया कि डोंगरगढ़ जनपद के ही अंदर आने वाले ग्राम पंचायत रामाटोला में बने हायर सेकेंडरी स्कूल में 14 लाख का घपला किया गया। तो वहीं चिचोला क्षेत्र के अमरीडी पंचायत के यादराम चंद्रवंशी ने एफआईआर के महेश सेन के विधायक प्रतिनिधि बताकर काम दिलाने के नाम पर 1 लाख रुपए ले लिए। न काम दिलाया न पैसे वापस किए। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी और जातिगत गाली गलौज की। अनुसूचित जाति जनजाति संबंधित मामला है, उसकी विवेचना राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाता है। तो उसमें अभी वर्तमान में गवाहों का कथन लेने के बाद घटनास्थल का नई नक्शा तैयार करने के बाद आज महेश सेन की गिरफ्तारी की गई है। रायपुर के पगारिया कॉम्प्लेक्स में हैथवे ग्रैंड के ऑफिस में बीती रात लगी आग लग गई। आग को 10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पूरी तरह काबू इस पर पाया गया। हैथवे ग्रैंड केबल नेटवर्क के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा के मुताबिक इस आगजनी में 5 से 7 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। होरा ने बताया कि आगजनी में कोई जनहानि नहीं हुई। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने आगजनी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शॉर्ट सर्किट करके हमारे दफ्तर में आग लग गई, तो मैंने देखा धुआं इतना तेज़ी से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। मैंने कहा पीछे चल के एक बार देखते हैं जहाँ स्टूडियो है। उन्होंने पीछे जाके देखा तो भीषण आग अंदर से पूरी लगी हुई थी और करीब 10,000 बॉक्स मेरे HD बॉक्स थे वहाँ पे और करोड़ों रुपए की हानि हुई। आकलन किया जाएगा। हेड एंड पूरा खत्म हो गया, प्रसारण ठप हो गया। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे फास्ट 50। नमस्कार।